तो इस प्रश्नावली के अब हम आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखने के बाद फिर हम शुरू करेंगे कि विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा एक लेक्चर होगा और इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सत्य असत्य क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सत्य और असत्य बताइए कि कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य हैं। साथ में हमें बताना है कि जो आप वो सत्य या असत्य हम बता रहे हैं उसका कारण भी हमें स्पष्ट करना है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? कह रहा है कि tan a का मान, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब इसको समझने के लिए हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे पहले, तब वहाँ से हमें पता चलेगा कि tan a का मान ये जो बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, एक कथन सत्य है या असत्य, उसके लिए हम आते हैं यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC। तो इसमें हम जानते हैं कि एक लंब होता है, ये आधार होता है और ये जो है कर्ण होता है। और कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और लंब और आधार जो है ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है लंब बड़ा हो आधार से, आधार बड़ा हो जाए लंब से, सभी केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर tan a के मान को देखिए कि tan a को हम कैसे लिखते हैं। tan a में हम लिखते हैं लंब, tan a हम जानते हैं कि ये लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। अब अगर सोचिए कि लंब और आधार दोनों एक बराबर हो जाए, मतलब लंब आधार के बराबर हो जाए ना, या आधार लंब के बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर हो गए, लंब और आधार बराबर हो गए। तो आधार बराबर हो गया तो आधार की जगह लंब लिख सकते हैं, लंब और आधार बराबर हो जाए। तो अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 दे देंगे, मतलब tan a का मान 1 भी हो सकता है। tan a का मान 1 कब होगा? जब लंब और आधार बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो tan a का मान 1 हो जाएगा। और अगर लंब बड़ा हो गया ना, tan a बराबर, अगर हम ये कहें कि लंब बड़ा है, लंब ये बड़ा है आधार से, तो अगर लंब बड़ा हो गया आधार से, जैसे मान लीजिए कि ये जो है 10 है और ये जो है मान लीजिए कि ये आपका या ये 9 है और ये 3 है, ये 9 है और ये 3 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो tan a बराबर, अब इसको आप 9 रखेंगे, इसको 3 रखेंगे, कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। आंसर 1 से बड़ा आ गया। तो जब लंब और आधार एक बराबर हो जा रहे हैं तो आंसर 1 हो जा रहा है। और अगर लंब मान लीजिए आधार से बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा हो जा रहा है ना, उत्तर क्या हो रहा है? 1 से बड़ा आ जाएगा। कब? जब लंब आधार से बड़ा हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम कहें कि नहीं, लंब जो है वो छोटा हो गया, लंब छोटा है किससे? आधार से। अगर लंब आधार से छोटा हो गया, जैसे मान लीजिए कि लंब है आपका ये मान लीजिए कि ये 5 है, ठीक है, और आधार जो है 15 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो tan a जब लिखेंगे हम tan a, तो लंब तो 5 हो गया और आधार 15 हो गया, तो काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। अब ये जो है ये 1 से छोटा हो रहा है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो ये बोल रहा है कि tan a का मान सदैव, कह रहा है हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से कम होगा। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जब tan a बराबर, हम जानते हैं tan a लंब बटा आधार होता है, और जब लंब और आधार बराबर होंगे तो tan a का मान 1 हो जाएगा। और अगर लंब आधार से बड़ा हुआ तो tan a का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर लंब छोटा हुआ आधार से तभी tan a का मान 1 से कम होता है। तो सदैव तो नहीं होता है, हमेशा tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। कब 1 से कम होता है? जब लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो। ये जो लंब और आधार दिए हैं, लंब की वैल्यू छोटी दी हो, लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो, तो उसी केस में जो है कि tan a 1 से छोटा हो सकता है, हर बार नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन में अपना उत्तर हम लिख सकते हैं, दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि tan a बराबर लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। तो जब लंब बराबर आधार हो तो tan a बराबर 1 होगा, और
जब लंब आधार से बड़ा हो जाए ना, आधार से बड़ा हो तो tan a का मान जो होगा वो भी 1 से क्या हो जाएगा, tan a 1 से बड़ा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने क्यों कहा कि ये कथन असत्य है? कथन असत्य इसलिए क्योंकि tan a लंब बटा आधार होता है। लंब और आधार बड़े होंगे, बराबर होंगे तो tan a का मान 1 हो जाएगा, और लंब अगर आधार से बड़ा हुआ तो tan a का मान 1 से बड़ा भी हो जाएगा। और इसने कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात जो है हमेशा नहीं होती, गलत है। अब इसी तरह से बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम इसको समझा सकते हैं। कोण ए के लिए हमसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम कहेंगे सेक ए, देखिए इसमें अगर सेक ए की बात कर लें यहाँ पर तो सेक ए हो जाएगा, वो होता है कर्ण बटा क्या होता है, आधार। सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक हम जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है। अब अगर हम देखें कि एक समकोण त्रिभुज में तो कर्ण की भुजा क्या होती है, आधार से बड़ी होती है, आधार से बड़ी होती है। तो जब भी कर्ण आधार से बड़ा होगा तो सेक ए में जब आप ये भाग देंगे तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है। तो बड़ी संख्या में कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो जब भी हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर 1 से बड़ा आ जाता है। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा 1 से बड़ा आएगा, सेक ए 1 से बड़ा आएगा। और 1 से बड़ा भी आ सकता है, और अगर कर्ण और आधार बराबर हो गए, कर्ण और आधार बराबर 0 डिग्री पे हो जाते हैं, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे तो हम समझाएंगे कैसे कर्ण और आधार किस एंगल पे बराबर होता है, वो बात की बात है। तो जब बराबर हो जाएंगे तब 1 के बराबर आंसर आ जाएगा, कर्ण और आधार बराबर हो गया तो कट के आंसर 1 आ जाएगा। अब वैसे देखिए नॉर्मल केस में तो कर्ण जो होता है आधार से बड़ा होता है, और कर्ण अगर आधार से बड़ा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 1 से बड़ा आएगा। और बराबर भी आ सकता है, वो हम समझाएंगे बराबर कब आएगा। तो कर्ण आधार से बड़ा या बराबर हो सकता है, ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेक 12/5 दिया है, इस सेक 12/5 1 से बड़ा है या नहीं। अगर ये 1 से छोटा आ गया तो कथन असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि सेक ए जो है 1 से छोटा ना, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कभी? क्योंकि हम जानते हैं सेक कर्ण बटा आधार है, कर्ण बड़ा हो सकता है आधार से या उसके ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। अब सेक ए छोटा तब होगा जब कर्ण का मान आधार से छोटा हो जाए, मतलब कर्ण आधार से छोटा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ण आधार से छोटा हो जाए। तो सेक ए का मान 1 से कम कभी नहीं होगा। तो कभी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि किसी कोण ए के लिए सेक ए का मान ना, किसी कोण ए के लिए सेक ए का मान 1 से कम है, तो ये बात गलत है। सेक ए का मान 1 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेक ए होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हमेशा या तो आधार से बड़ा होगा या 1 के बराबर, और 1 से कम होने के लिए कर्ण को आधार से छोटा होना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कर्ण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। तो 12/5 को आप देखेंगे तो 12/5 को अगर हम डिवाइड करें तो 2.4 बार में डिवाइड हो जाए। अभी 12/5 का मतलब 2.4 हुआ, 2.4 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, इसका मतलब क्या है कि सेक ए का मान 1 से बड़ा है, अतः ये कथन क्या है, सत्य है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कथन दिया गया कथन सत्य है। सत्य है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण या तो बड़ा होगा आधार से बड़ा होगा, या फिर आधार के बराबर हो सकता है। कब हो सकता होता है? इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए सेक ए का मान या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है। अब जो दिया है क्या, सेक ए बराबर 12/5 बराबर 2.4 आ रहा है ना, और ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी है ना, यह मान 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा, इसलिए कथन सत्य है। तो हमारे 2 जो है कि क्वेश्चन हो गए। तो हम याद रखेंगे हमेशा कि tan ए का मान जो होता है, tan ए ना, यह 1 से बड़ा भी हो सकता है, tan ए जो है यह 1 के बराबर भी हो सकता है, और tan ए जो है ये 1 से छोटा भी हो सकता है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ये कब बराबर होगा, tan ए 1 के बराबर कब, 1 से बड़ा कब होगा,
जब आपका जो लंब है आधार से बड़ा हो जाए। tan a 1 के बराबर कब होगा? जब लंब और आधार बराबर होते हैं। tan a का मान 1 से कम कब होता है? जब लंब क्या होता है? छोटा है, आधार से होता है। और हमने दूसरा सीखा इसमें सेक के बारे में ना। तो सेक ए को देख लें अगर हम, तो सेक ए का मान या तो 1 से बड़ा होगा या फिर सेक ए 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़, और कोई कह दे कि सेक ए जो है ना, यहाँ पर हम लिख लें कि सेक ए या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कभी नहीं होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा कब होता है? जब कण जो है वो बड़ा हो आधार से, वो तो होता ही हमेशा। 1 के बराबर कब होता है? जब कण और आधार बराबर हो जाते हैं। और कण कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सेक ए का मान 1 से छोटा नहीं होगा। ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और तीसरे के बाद चौथे और एक लास्ट क्वेश्चन में बचेगा 5वां। तो तीसरे को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों का संक्षिप्त रूप ना। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन ऑफ ए होता है। किसी एंगल ए, कोई एंगल ए है तो उसको हम साइन ऑफ ए लिखते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसे हम खाली SIN लिखते हैं। साइन है ऐसे लिखा जाता है इसको। तो ये पूरा तो ये होता है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट या संक्षिप्त रूप में साइन ए लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोसाइन एक होता है, कोसाइन ऑफ ए, तो यहाँ कोसाइन ऑफ ए को हम बस शुरू के 3 लेटर, यहाँ से 3 लेटर उठाएं, यहाँ से शुरू के 3 लेटर उठा लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो कोसाइन ऑफ ए को हम कॉस ए लिखते हैं। वैसे ही टेंजेंट ऑफ ए जो होता है, इसके 3 लेटर आप उठाएंगे तो टैन हो जाएगा, तो इसका संक्षिप्त रूप टैन ए बनता है। वैसे ही अगर हम बात करें टेंजेंट के बाद आता है कोटेंजेंट ऑफ ए ना। तो कोटेंजेंट ऑफ ए, इसके 3 लेटर उठाएंगे आप तो संक्षिप्त रूप कॉट ए हो जाएगा। 3 लेटर उठाएंगे और यहाँ से एंगल ए के लिए है तो एंगल ए लिख देंगे। और ऐसे ही हमारे पास सिकेंट होता है ना, सिकेंट ऑफ ए। तो जो सिकेंट ऑफ ए होता है इसको हम सेक क्या लिखते हैं? सेक ए लिख देते हैं। और वैसे ही सेकेंट ऑफ ए के साथ साथ कोसिकेंट ऑफ ए होता है। तो जो कोसिकेंट ऑफ ए होता है इसमें 3 लेटर आप उठाएंगे ना तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब इससे मैच कर दे रहा है, तो कोसिकेंट ऑफ ए के अगर 3 लेटर उठाएं तो ये हो रहा है कॉस ए, और ये कॉस ए पहले की तरह मैच कर रहा है तो इसमें हम 2 लेटर और बढ़ा लेते हैं तो कॉसेक ए लिख देते हैं इसको। यहाँ तक हम चले जाते हैं तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? कॉसेक ऑफ ए ना, कॉसेक ए। तो ये है हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनको संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप में क्यों लिखा जाता है? जब क्योंकि कभी भी हमें कैलकुलेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर हम इतना बड़ा बड़ा लिखने लग जाएंगे वर्ड कि टेंजेंट ऑफ ए, को टेंजेंट ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए, को सिकेंट ऑफ ए, तो ये हमारे लिए प्रोसीजर बहुत जो है लेंदी हो जाएगा और टफ हो जाएंगी, सवाल कन्फ्यूज भी कर देंगी। तो हमने इनके संक्षिप्त रूप लिख लिए, शुरू के कुछ लेटर लिए उनको इस तरह से हमने लिख लिया। तो अब यहाँ हमें क्या दे रखा है? हमसे कह रहा है कि कॉस ए जो होता है, कॉस ए वह कोण ए के कोसिकेंट की बात कर रहा है कि कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब बताइए कोसिकेंट के लिए क्या आ रहा है संक्षिप्त रूप? कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप आ रहा है कॉसेक ए, और कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है? तो कॉस ए संक्षिप्त रूप है कोसाइन का। तो हम लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। सॉल्यूशन में दिया गया कथन असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के लिए कोसाइन किसका? कोण ए के लिए, कॉस ए जो होता है कोण ए के लिए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। इस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो कोण ए के लिए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है,
जबकि ये जो कोसेकेंड, ये तो बोला है कि कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप होगा, तो ये तो गलत है। जबकि कोसेकेंड के लिए, जो कोसेकेंड है, कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक ऑफ ए, कोसेक ए होता है। तो इसीलिए ये कथन क्या हो रहा है हमारा? असत्य हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट ए जो है ना, ये देख रहे हैं आप, कॉट ए जो लिखा है, कॉट ए, यह कॉट और ये कोण ए, ये जो ए बी थीटा लिखा जाता है कोण होते हैं। तो कॉट ए, तो कोण ए के लिए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है कॉट ए, ये क्या है तब? तो कोण ए के लिए कोटेंजेंट को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है इसको। तो हम लिखेंगे क्या? सोल्यूशन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे कि दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? गुणनफल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कोण ए के लिए कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है, जिसका मान कॉट ए बराबर, क्या हम जानते हैं कॉट ए क्या होता है? आधार बटा लंब होता है ना। तो कॉट ए तो पहली बात आधार और लंब का अनुपात है। कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। क्या होता है? कोण ए के लिए कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। और कोटेंजेंट क्या है? कोटेंजेंट जो है या कॉट ए जो है वो आधार बटा लंब का अनुपात है। तो हमारा चौथा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें 11वें के 5वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है? किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो हम एक चीज़ तो आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, क्या कि दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। अब क्यों है, इस क्यों का जवाब आप खुद सोचेंगे। और कैसे सोचेंगे? तो एक एग्जाम्पल हमने आपको कराया है इसमें, एग्जाम्पल कह रहे हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आप देख रहे होगे कि जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा क्वेश्चन था, वो इस तरह से दिया हुआ था। सेक ए बराबर 12/5, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जैसे इसको हमने देखा था कि सेक ए का मान क्या हो सकता है, सेम उसी तरह से साइन का भी ए वाली वैल्यू को भी हम चेक करेंगे। कथन तो असत्य है, क्यों है ये आप खुद खोजिए कि ये कथन असत्य क्यों है, इसको आप खुद इसका रीजन पता करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा पहली प्रश्नावली जो है ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली कितनी 8.1 ये हो गई कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कुछ विशेष कोणों के लिए। विशेष कोण मतलब जैसे थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखेंगे कि क्या होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान। अब ये जो मान हम निकाल लेंगे तो इससे हमें ना एक टेबल मिलेगी जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं, और इसको हम याद करेंगे। लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो कुछ याद करने जैसा इसमें नहीं है। वैल्यू को आप खुद निकाल लेंगे, किसी की वैल्यू पूछ ले, सेक 60 डिग्री पूछ ले ना, कोसेक पूछ ले, कोसेक 45 डिग्री पूछ ले। तो ये जो लोग नहीं कहते हैं एक लाइन याद करिए, फिर याद करके रिवर्स करिए, पलटिए, कॉस की वैल्यू को पलट के सेक की वैल्यू निकालिए, टेन की पलट करके कॉट की वैल्यू, अलटना पलटने वाली चीज़ें जो है ये नहीं करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा अगर हम दिमाग से सोचेंगे तो ऑटोमेटिक सारे आंसर हमको ऐसे ही पता चल जाएंगे। किसी भी वैल्यू को कहीं से भी पूछा जाए बता देंगे हम, निकालने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरह से टेबल बन के तैयार होगी, ये सारी बातें हम अब अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए यही सारी चीज़ें हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 को इसीलिए अलग पार्ट में रखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल थी, थोड़ा सोचना था हमें और समझना था। अगर खाली सत्य असत्य बताना रहता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन उसके रीजन को भी हमें समझाना था। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो इस तरह के किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा।